नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित पाठ्यक्रम को। बिहार शिक्षक से संबंधित जो पाठ्यक्रम है तो उसमें हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी ने अपना सिलेबस ला दिया है और बीपीएससी के सिलेबस के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो ये एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम हमारा जो होने वाला है वो 2 पार्ट में होगा। हमारा एग्ज़ाम कितने पार्ट में होगा? 2 पार्ट में होगा। एक पेपर 1 होगा और दूसरा पेपर 2 होगा। पेपर 1 में अगर हम लोग देखेंगे तो पेपर 1 में हिंदी प्लस इंग्लिश होगा। पेपर 1 में हिंदी प्लस इंग्लिश है, जिसमें कि हिंदी हमारा 75 मार्क्स का और इंग्लिश हमारा जो होगा वो 25 मार्क्स का होगा। इस तरह से ये 100 मार्क्स का हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे तो जो हमारा पेपर 2 होगा तो पेपर 2 में मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी, ज्योग्राफी, ईवीएस, हिस्ट्री, तो ये सारी चीज़ें पेपर 2 में पूछी जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हिंदी, इंग्लिश भी इसमें इम्पॉर्टेंट है और जीके, जीएस में तो हम लोग हिस्ट्री अभी देख ही रहे थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग आज अपने क्लास में हिस्ट्री देखेंगे, आज हम लोग अपने क्लास में हिंदी देखेंगे। तो हिंदी को देखने और समझने की कोशिश करेंगे हम लोग अपने क्लास में। तो आइए देखते हैं हिंदी का हमारा सिलेबस क्या होगा, उसके हिसाब से हिंदी के पाठ्यक्रम को हम लोग देखेंगे। हिंदी की क्लास में सबसे पहले हम वर्णमाला को पढ़ेंगे। हिंदी की क्लास में सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? तो वर्णमाला को पढ़ेंगे। और वर्णमाला में सबसे पहले वर्ण देखते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्णमाला, और वर्णमाला में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? वर्ण को देखेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहला चीज कि हम लोग वर्ण को देख रहे हैं, तो वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा का वह सबसे छोटा स्वरूप, सबसे छोटी ध्वनि, वर्ण किसे कहते हैं? तो क्या हो जाएगा कि भाषा का सबसे छोटी जो ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहेंगे। तो वर्ण हमें पता चल गया, किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम लोग देखते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण में हम लोग क्या देखें कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लगती हो, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लगती हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण को भी 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण। तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लगे उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण का उपयोग हो या फिर सहायता लेना पड़े, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर स्वर वर्ण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है और व्यंजन वर्ण में दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है। व्यंजन वर्ण को भी 5 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण, आगत व्यंजन वर्ण और संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब इसके आगे इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्वर को 2 भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर या फिर दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है और इसे बोलने में कम समय लगता है, जिसे बोलने में कम समय लगता हो और इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है। ये कौन कौन है? तो अ, ई, उ, री, बोलने में कम समय लगा, अ, ई,
उ री। तो बोलने में इसको कम समय लग रहा है तो इसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। अब देखेंगे हम लोग दीर्घ स्वर को। दीर्घ स्वर को देखेंगे तो दीर्घ स्वर में क्या होगा कि इसे बोलने में ज़्यादा समय लगता है। इसे बोलने में, दीर्घ स्वर को बोलने में ज़्यादा समय लगता है और इसमें क्या होता है, उच्चारण लंबा होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो इसको बोलने में क्या हो रहा है कि समय ज़्यादा लग रहा है, उच्चारण लंबा किया जा रहा है, तो इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। और इसकी संख्या कितनी है, 7 है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि 7 और 4 को अगर मिला दिया जाए तो ये 11 होते हैं, यानी स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। अब इसके आगे अब हम लोग व्यंजन की ओर देखेंगे। किसको देखेंगे, व्यंजन को। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या होगा कि वो वर्ण जिसको बोलने में जीभा मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करती हो, जीभा मुंह की किसी न किसी भाग से स्पर्श करती हो, उसे हम क्या बोलेंगे, व्यंजन, उसे हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहेंगे। और ये क से लेके प वर्ग तक होता है, यानी कि क वर्ग से लेके प वर्ग तक, यानी कि क से म तक होता है, क से म तक होता है। इसको बोल करके देखेंगे तो जीभा कहीं ना कहीं मुख के किसी न किसी भाग को क्या करेगी, स्पर्श करेगी, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। और क वर्ग से लेके प वर्ग तक की बात करें तो इसके अलावा 2 और वर्ण हैं, जैसे अण, अंग, अण और ढ, अण और ढ। तो ये क्या हो जाएगा कि 2 और वर्ण है। तो इस तरह से क से लेकर के म तक का जो अक्षर होता है उसकी संख्या 25 होती है और 2 ये है, तो ये क्या हो गए, 27 हो गए। तो स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी है, 27 है। स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी हो जाती है, 27 हो जाती है। आगे हम लोग देखेंगे अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे, तो जिसमें अंतरात्मा से, अंदर से आवाज आती हो, क्या होती हो, अंदर से आवाज आती हो। और ये इसके लिए क्या होता है कि ओठ और जीभा क्या स्पर्श करते हो, लेकिन दोनों में से कोई भी पूर्णतः स्पष्ट ना करता हो, तो उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन। इस व्यंजन में क्या होता है कि ओठ और जीभा दोनों स्पर्श, दोनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों अच्छी तरह से स्पर्श नहीं कर पाते हैं। और इसमें जो साउंड होता है, जो ध्वनि होती है, वो अंदर से निकलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अंतस्थ कहेंगे। इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे ऊष्म। ऊष्म व्यंजन को देखेंगे तो ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4। इसमें क्या होता है कि ऊष्म व्यंजन में बोलते समय, ऊष्म व्यंजन को बोलते समय मुंह से ऊष्मा निकलती हो, हवा निकलती हो, तो उससे हम क्या बोलेंगे, ऊष्म व्यंजन बोलेंगे। यानी कि जिस वर्ण को बोलते समय मुंह से हवा निकलती हो या ऊष्मा निकलती हो, तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्म व्यंजन कहेंगे। इसकी संख्या 4 है। आगे देखते हैं आगत। आगे क्या देखेंगे, आगत व्यंजन को देखेंगे तो किसी दूसरे भाषा का शब्द, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नुक्ता का प्रयोग किया गया है ज और फ के नीचे, तो किसी दूसरे भाषा का शब्द बिना अनुवाद किए अपनी भाषा में उसको लेकर आना, बिना अनुवाद के अपनी भाषा में उसका प्रयोग करना क्या कहलाता है, आगत व्यंजन कहा जाएगा। तो ये जैसे कि दूसरे भाषा का शब्द हो गया और इसे बिना अनुवाद के अपने भाषा में लेकर के आना ही क्या कहा जाएगा, आगत व्यंजन इसे कहा जाएगा। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ज और फ। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ज और फ। अब देखेंगे हम लोग संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है,
4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी? 4 है। अब हम लोग देखेंगे कि जिस वर्ण में 2 वर्णों को मिलाकर बोला जाए, 2 वर्णों को मिलाकर क्या किया जाए? बोला जाए, और उसमें पहला वर्ण जो होगा वो स्वर रहित और दूसरा वर्ण जो होगा वो स्वर सहित होगा, तो उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहेंगे। संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? कि 2 वर्ण होंगे, 2 वर्णों की सहायता से इसे बोला जाएगा। पहला वर्ण जो होगा वो स्वर रहित होगा और दूसरा वर्ण स्वर सहित होगा, यानी पहले वर्ण में स्वर का उपयोग नहीं किया जाएगा और दूसरे वर्ण में स्वर का उपयोग किया जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहेंगे। संयुक्त व्यंजन की भी संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि व्यंजनों की संख्या कितनी है। व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो इस चीज को देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि व्यंजनों की संख्या अगर देखा जाए तो इन सब को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को क्या रिजल्ट आएगा? तो रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा 41। क्या मिलेगा? 41 मिलेगा। व्यंजनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को 41 रिजल्ट मिलेगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि स्वर और व्यंजन दोनों को मिला दिया जाए तो ये दोनों कितने होंगे? तो 52 होंगे। स्वर और व्यंजन दोनों को अगर मिलाया जाए तो दोनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। यानी कि हिंदी में वर्णमालाओं की संख्या कितनी है? तो 52 है। तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। आगे अब देखते हैं अब हम लोग देखेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान और व्यंजनों का उच्चारण स्थान। इसके पहले हम लोग स्वर और व्यंजन को देख चुके हैं। अब हम इसके उच्चारण स्थान को देखेंगे कि स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है और व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो देखते हैं इसमें कि स्वर, इधर जो लिखा हुआ है ये स्वर का उच्चारण स्थान है, तो यहाँ पर स्वर है और इस साइड हमारा व्यंजन है। तो सबसे पहले हम लोग स्वर का उच्चारण स्थान देखेंगे। तो स्वर में अ, आ, इसका उच्चारण कंठ है। क्या है? कंठ। उसके बाद ई, इसका उच्चारण स्थान तालु। क्या है? तालु, यानी जीभा जो क्या है वो तालु को स्पर्श कर रही है। इसके बाद मूर्धा, री, ए, ओ, औ, इसका उच्चारण स्थान जो है वो कहाँ से है? तो मूर्धा से है। इसके आगे हम लोग देखेंगे ओष्ठ। तो उ, तो इसमें क्या हो जाएगा? ओष्ठ का काम आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रही है कि स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ से है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एक वर्ण उठा करके देगा और पूछेगा कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है। तो इसको आप लोग देखे रहेंगे, समझे रहेंगे तो ही तो जवाब देंगे ना। तो इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और बार बार इसको उच्चारण कर करके बोलेंगे तो जिससे कि समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण स्थान। व्यंजनों का उच्चारण स्थान कौन सा है, इसको देखेंगे कि व्यंजनों का उच्चारण स्थान। तो क, ख, ग, घ, अंग, ये कहाँ से आ रहा है? कंठ से आ रहा है। कहाँ से? कंठ से। उसके बाद देखेंगे कि च, छ, ज, झ, य, ये कहाँ से आ रहा है? तो तालु से आ रहा है। और ये मुख के भीतरी छंद का पिछले भाग से, मुख के भीतरी छंद के पिछले भाग यानी पिछले तालु से इसको बोला जा रहा है। फिर हम लोग देखेंगे कि मूर्धा से क्या होता है? तो ट, ठ, ड, ढ, अण और स, तो ये क्या हो जाएगा? मूर्धा से। फिर हम लोग देखेंगे कि त, थ, द, ध, न, ये क्या हो रहा है कि इसका उच्चारण दंत से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? दंत से। अब होष्ठ देखेंगे तो प, फ, ब, भ, म, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो ओठ है। फिर हम लोग देखेंगे कि श, अय, तो इसका मुख के भीतरी छंद के अगले भाग से हो रहा है तालु के। ठीक है। इसके बाद दांत और मसूड़े दोनों का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा तो क्या बोला जाएगा कि स, र, ल, स, र, ल, ये क्या चीज? दांत और मसूड़े दोनों का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे, बोलने में उपयोग करेंगे।
फिर ऊपरी दांत और निचले होठ के प्रयोग से क्या बोला जाता है? व। ऊपरी दांत और निचले होठ के प्रयोग से व बोला जाता है। और फिर हम लोग देखेंगे कि कंठ से ही ह बोला जाएगा। कंठ से ही क्या बोला जाएगा? ह बोला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि व्यंजन का उच्चारण स्थान कैसे है, कहाँ पे है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी वर्ण एक उठा करके और पूछ सकता है कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ पर है। तो इसको आप लोग देखेंगे और ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ विराम चिन्हों को देखेंगे, कुछ विराम चिन्हों को देखेंगे। तो ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो चिन्ह कौन कौन से हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? विराम चिन्ह को देख रहे हैं। किसको? विराम चिन्ह को देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं विराम चिन्ह और भी हैं। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो 20 प्रकार के विराम चिन्ह बताए गए हैं, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट विराम चिन्हों के बारे में। तो जैसे कि अल्प विराम, अल्प विराम कैसे होता है? ऐसे होता है। अर्ध विराम, अर्ध विराम, ये हो गया अर्ध विराम। इसके बाद देखेंगे पूर्ण विराम। क्या देखेंगे? ये पूर्ण विराम। प्रश्न चिन्ह कैसे होता है? प्रश्न चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह, ये हुआ आश्चर्य चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, ये हो गया निर्देशक चिन्ह। इसके बाद से क्या बोल रहा है? कोष्ठ। तो हम लोग तो सब में कोष्ठ देते ही आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये कोष्ठ हो गया। ऐसे कोष्ठ हो जाएगा, ऐसे कोष्ठ हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया? कोष्ठ हो गया। अब होगा उपविराम, उपविराम ये हो गया। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे विवरण चिन्ह। किसको देखेंगे? विवरण चिन्ह को। तो ये हो गया विवरण चिन्ह। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो ये हो गया हमारा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह हो गया। फिर हम देख रहे हैं पाद चिन्ह। तो ये हुआ पाद चिन्ह। और हंस पद, हंस पद, ये हुआ हंस पद चिन्ह। तो इस तरह से हम चिन्हों को देख लिए कि कौन सा चिन्ह कैसे होता है। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। पूछ सकता है एग्जाम में कोई भी चिन्ह उठा करके कि ये कौन सा चिन्ह है, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये कौन सा चिन्ह है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, उपविराम, विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पाद चिन्ह और हंस पद। तो इस तरह से हम लोग इसे देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ सवाल जो कि पूछे जाते हैं। तो विराम का अर्थ क्या होता है? पहला चीज क्या कि विराम का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे हम लोग विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं, तो आखिर विराम का अर्थ होता क्या है? तो विराम का अर्थ होता है ठहराव। क्या होता है? ठहराव। जैसे कि हम लोग कोई काम करते करते बीच में हमें रुकने की ज़रूरत होती है। कोई भी काम अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसके बीच में क्या होता है कि रुकने की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही लेखन कला में भी क्या होता है कि बीच बीच में रुकने की ज़रूरत होती है। आप हम जो भी बातें लिख रहे हैं, जो शब्द लिख रहे हैं, उसके भावनाओं के हिसाब से हमें बीच बीच में रुकने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं और उसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। उसी चिन्ह को क्या कहेंगे? विराम चिन्ह कहेंगे। तो विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव होता है। विराम का अर्थ क्या हो गया? ठहराव हो गया। ठीक है। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि हंस पद का दूसरा नाम क्या है। हंस पद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम त्रुटि चिन्ह भी होता है। क्या होता है? त्रुटि चिन्ह भी इसका नाम होता है। क्या होता है? त्रुटि चिन्ह। यानी कि जहाँ पर गलती हो जाए और बीच में कोई शब्द छूट जाए तो वहाँ पर हम लोग इस तरह का हंस विराम देख करके यहाँ पे उस शब्द को लिख सकते हैं। तो इसे हम हंस पद कहते हैं और इसका दूसरा नाम त्रुटि चिन्ह भी होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है? निर्देशक चिन्ह जो होता है उसका प्रयोग कब होता है?
तो संकेत के लिए होता है। ये हो गया निर्देशक चिन्ह, और इसका प्रयोग क्या होता है, तो संकेत के लिए होता है। संकेत के लिए होता है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग। आगे देखते हैं हम लोग कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। तो हम लोग देखेंगे कि अल्प विराम चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो सर्वाधिक होता है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो इस तरह से कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग ध्यान में, आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है और इसे ध्यान से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या आएगा ये तो जब क्वेश्चन सामने आएगा तो ही पता चलेगा। तो हम लोग इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और उसके बाद हमें, जब हम सब पढ़े रहेंगे तो हमें कोई डर नहीं रहेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे वो सब के सब बन जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको मैंने बता दिया आपको। बाकी यहाँ पर विराम चिन्हों को देख लेंगे आप लोग कि किस तरह से कौन से विराम चिन्ह हैं। तो यहाँ तक हम लोग आज वर्णमाला को देखे और विराम चिन्ह को देखे। तो वर्णमाला देख लिए हम लोग, वर्णमाला को कितने प्रकार से बांटा गया है उसको हम लोग देख लिए, उच्चारण स्थान देख लिए, उसके बाद से विराम चिन्ह को देख लिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इसको देखिएगा और कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।